चलो साथियों, मैं आपको कबीरदास जी का एक दोहा सुनाता हूँ। कबीर कबीर संगत साधु की, जो गंधी का बास, जो गंधी कछु दे नहीं, तो भी बास सुभाष। तो कबीरदास जी कबीर कह रहे हैं पहले। तो कबीर उसने मनुष्य मात्रों को कहा है, उसने अपने आप को कहा है। यह नहीं कि अपने नाम को वो आगे बढ़ाए रहे हैं, क्योंकि किसको प्रवचन दे। तो पहले की जो शैली होती थी, ऐसे रट्टा लगाने वाली होती थी। चौपाई, दोहा और साखियों में ही विद्या अध्ययन या जीवन के सूत्र हुआ करते थे। आज तो बड़े लेख, आलेख और बड़े बड़े ग्रंथ हो गए हैं। तो ग्रंथों का दौर नहीं था, उतना कागज़ नहीं था, उतनी स्याही नहीं थी। तो लोग उसी अनुरूप में साखी, दोहे, छंद, सोरठा और चौपाई में अपने मनोभावों को व्यक्त करते थे। तो कबीरदास जी का आशय है यहाँ पे, कबीर संगत साधु की। साधु कहते हैं अच्छे लोगों को। तो कबीर संगत साधु की, जो गंधी का बास। तो हम यदि अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमें अच्छे गुण प्राप्त होंगे। जो गंधी कछु दे नहीं, तो भी बास सुभाष। जिस प्रकार कि बाग बगीचे में नहीं जाता है, मगर इत्र जहाँ भी रहता है वो अपने चारों ओर सुवासित करता है, अच्छा माहौल बनाता है और अपनी जो खुशबू है चारों ओर फैला देता है। तो इसलिए उसको गंधी कहा गया है, गंधी का बास। अनेक इत्र से सुगंध जो निकलती है, उसकी खुशबू से, खुशबू उसको धारण करने ही वाले नहीं, अपितु उसके आसपास के वातावरण में जो होते हैं उन सबको वह सुगंधी उस गंध का एहसास होता है। और वह खरीदने वाला नहीं, अपितु जिस पौधे से निकाला वो भी नहीं, वातावरण में आसपास जितने लोग भी वहाँ पर निवासरत है उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसा जीवन की संरचना करना चाहिए, ऐसा जीवन बनाना चाहिए। तो साथियों, हम भी आज भी यही अपेक्षा करते हैं और हमारा भी जीवन का यही मकसद होता है कि हम कुछ भी अच्छा करें, अच्छा प्राप्त करें, कुछ अच्छे लोगों से हमारी मित्रता हो, अच्छे लोगों से संधि हो और हम उनके विचारों को ग्रहण करें, या हम अच्छे बने और हम अपने विचारों का प्रसारण करें, ताकि लोगों में हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वह स्वतः ही दूसरों को प्राप्त हो जाए। तो जीवन के आयाम हैं, बहु उपयोगी है, और इन आयामों में हम सभी चाहेंगे, क्योंकि मेरा नहीं, अपना नहीं, सभी का समुचित विकास हो, सभी को लाभ प्राप्त हो। तो इसी तरह हम अच्छे लोगों के लिए, अच्छी संगति के लिए, अच्छे विचारों के लिए हम काम करें, लोगों को अच्छे विचार दें और खुद भी अपने अंदर अच्छे विचारों का समायोजन करें, संप्रेषण करें। हाँ, हमारे अंदर जो कुछ भी अच्छाई है, हाँ, और निस्वार्थ करें। क्या है पहली आवश्यकता हमारी, जो है रोटी, कपड़ा और मकान। प्राथमिक शिक्षा जो बच्चा ग्रहण कर रहा है उसे नहीं पता कि रोटी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। घर पे जाता है, अपनी माता को कहता है माँ, माता, माँ, मम्मी, जो भी उसकी संबोधन की उक्ति होगी, भूख लगी है, खाना चाहिए। और माता जो भी उसके पास उपलब्ध होता है उसकी संतुष्टि के लिए वह उसे दे देती है। तो यहाँ क्या सिद्ध हो रहा है कि रोटी का प्रकार जो भी हो, हमारी क्षुधा को शांत करने के लिए रोटी चाहिए। तो ये भोजन की आवश्यकता है।
वस्त्र, एक विद्यार्थी को नहीं पता कि कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। यदि हम किसी बच्चे का किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं तो वहाँ बच्चे को नहीं कहा जाता, बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके पालक होते हैं, उनको कहा जाता है कि अमुक शर्ट पहनेगा बच्चा, अमुक पैंट पहनेगा, ऐसा बैग होगा, इस प्रकार की आपको व्यवस्थाएं बनानी है। तो क्या है, बच्चा स्कूल जा रहा है या माता पिता जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये शिक्षा के आज के लिए है। अब हमने तो ऐसे दौर देखे हैं जहाँ बैठने के लिए टाट पट्टी भी स्कूलों में उपलब्ध नहीं होती थी, और आज छोटे से छोटे स्कूलों में डेस्क है, जो भवन है वो भी अच्छे निर्मित है, उसमें कई प्रकार की चित्रकारियाँ की गई है, श्यामपट अच्छे हैं, विद्यार्थी कम हैं मगर शिक्षक ज़्यादा है। हाँ, पहले 50, 60, 100 बच्चों को भी एक ही शिक्षक सिखा देता था। क्या होता था जब 2 शिक्षक हो और कक्षाएं 5 हो और घंटे भी 5 हो तो क्या होता है। देखिए ना, वो और 2 कमरे हो, 2 कमरे में 5 कक्षाएं लग रही हो तो कैसे संचालन होगा। 2 शिक्षक भी हो तो कैसे संचालित करेंगे। हाँ, तो 2 कमरों में शिक्षक बढ़ जाते थे। सबसे पहले 5वीं वाले को एक गणित समझा दिया जाता था और आगे का एक गणित बता दिया जाता था कि लो तुम इसको हल करो। 4थी वालों को एक सामाजिकता का पाठ पढ़ा दिया जाता था कि हमारा ज़िला ऐसा है, ये है, वो है। और 3री के बच्चों को कुछ और पाठन के लिए खड़ा कर दिया जाता था दूसरे शिक्षक द्वारा। हाँ, 1ली के बच्चों को अनार आम कुछ लिख के बता दिया जाता था और बोर्ड पर लिख दिया जाता था आधे घंटे तक तुम प्रैक्टिस करो। हाँ, और 2री के बच्चों को कह दिया जाता था कि इसमें से कोई मटर गश्ती करे तो हमें बताइए। तो इस प्रकार 2 शिक्षक भी 5 कक्षाओं को और 100 विद्यार्थियों को संभाल लिया करते थे उन 2 कमरों में। और आज मेरे बात अतिशयोक्ति नहीं है, उन्हीं 2 कमरों में विद्या अध्ययन किए वक्त कई विद्यार्थी आज कई नामी गिरामी वकील है, कई नामी गिरामी शिक्षक है, कई नामी गिरामी प्रथम श्रेणी अधिकारी भी हो चुके हैं, कई अपने जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुकूल जिन्होंने ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाया उन्हें 4th श्रेणी कर्मचारी के रूप में भी अपनी सेवाएं सरकार को दी, सरकार के लिए समर्पित रहे। कुछ जो कम पढ़े लिखे थे, जिनके पास दूसरे संसाधन थे, व्यापारी बने, कुछ शिक्षक बने, कुछ और बने, और कुछ जीवन के आम भाग बनकर रह गए। तो हम क्या समझें, हम क्या माने। तो शैली जिम्मेदार है ना, कहीं ना कहीं इसी को कहते हैं जीवन शैली, जीवन जीने की कला। हम इतना कुछ लोगों में उतार पाते हैं, बता पाते हैं, लोगों में उद्धृत कर पाते हैं, यह अलग विषय है। परंतु हमारा लक्ष्य हो, हमारा ध्येय हो कि हम लोगों के जीवन में कुछ आयामों को दें, कुछ आयाम विकसित करें, उनके जीवन में जिससे सहयोग मिले और उनका भी हमें सहयोग मिले। क्योंकि हम अपने विचारों को कहाँ तक उन पर थोपते जाएंगे। हमें एक अपने अंदर सुनने की कला विकसित करनी होगी। उनके विचारों का संप्रेषण हमें अपने अंतर्मुख होकर करना होगा। उनके विचारों को जानना पड़ेगा कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में क्या समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं के निदान के लिए उन्हें कितना सहयोग कर सकते हैं।
और हम उनमें क्या सुधार कर सकते हैं। पहली बात तो यही है कि हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। तो यही होगा ना जीवन जीने का आयाम। हम सैद्धांतिक रूप से तो कई बातें कर सकते हैं, मगर उन सिद्धांतों का जीवन में अंदर उतर पाना आसान नहीं होता है। आज भी एक चिंतक व्यक्ति कोई छोटी सी चीज़ घटित होती है तो आने वाले 20 सालों का पूर्वानुमान लगा लेता है कि आने वाले समय में क्या घटित होगा, परंतु उसी में रचा पचा व्यक्ति बस आज के आनंद के लिए जीता है। उसे ना कल की चिंता है, आने वाले कल की, ना बीते कल की चिंता है। तो क्या है, हमें चिंतक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमें विचारक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? विचार अच्छे भी होते हैं, विचार बुरे भी होते हैं। विचारों से अपना भी भला किया जा सकता है, लोगों का भी भला किया जा सकता है, और समुदाय का भी भला किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले, यदि हमें विचारों को जानने की, पहचानने की कला है, तो हम उसकी अंतरंगता को समझें कि आखिर इसका लक्ष्य क्या है, और यह आने वाले जो काल में है, आने वाले समय में है, हमें क्या दे पाएगा, क्या इसके परिणाम मिलेंगे, क्या हमें इसका लाभ प्राप्त होगा, और हम इसके कितने निकट होंगे या हम इसके कितने दूर होंगे। यह सारी चीज़ों को, इन तथ्यों को हमें समझना पड़ेगा। तो यही है। और एक सुंदर सा दृश्य मैं आपको मेरे पीछे दिखा रहा हूँ। देखिए, कुछ जानवर, जिसमें बकरी है और बैल है। एक किसान अपने खेत में उन्हें चराने के लिए लेकर जा रहा है, और मेरे पीछे पीछे देखिए, नदी के उस पार जानवर चले जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं, जाते हैं, आएंगे, जाएंगे, मगर कुछ तथ्य है, कुछ सत्य है, और सत्य तो कहते हैं कि अटल सत्य है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी जगह जो कहते हैं जब अदालती बात में कि सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। हमारे जो सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का आज तो धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है, तो उसमें अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र के नीचे लिखा है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदा विजय होती है। अब सत्य को देखने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने मायने हैं। तो बस यही मैं चाहूँगा कि आप भी कोई सत्य को देख सके, उस सत्य के मार्ग पर चल सके, उस सत्य के लिए कार्य कर सके, उस सत्य को दूसरों को दिखा सके, उस सत्य का स्वयं अपने ऊपर प्रायोगिक रूप से अपने लिए उपयोग कर सके, दूसरों को उसका उपयोग दिखा सके, और सत्य के मार्ग के एक पथ प्रदर्शक बन सके। यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, और चाहूँगा कि आपके जीवन में उच्चता आए। आपने मेरे विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।